हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म होता कैसे है उसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं। अब जो इसका मैकेनिज्म है वो दो मीडियम के अंदर होता है, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो वैसे तो इसका जो मीडियम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है बेसिक मीडियम वाला, जनरली हम मान के चलते हैं बेसिक मीडियम में होता है। इन केस कभी कह दे एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो दोनों वन बाय वन देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम का मतलब है कि H+ आयन। ठीक है, एसिडिक मीडियम का मतलब है H+ आयन। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं एक, ठीक है, और सिंपल सा वही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सिंपलेस्ट कीटोन है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म भी बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया कीटो। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटो। ये कन्वर्ट होता है 1 2 3। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, और इसमें एल्कीन का ईन और एल्कोहल का OH, तो इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ठीक है, एल्कीन का EN और एल्कोहल का इनॉल फॉर्म। और यहाँ पर क्या है, H+ मतलब एसिडिक मीडियम हमें पता है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे उसका हम प्रॉपर मैकेनिज्म देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इसको लिख रहा हूँ मैं स्टेप 1। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास रिएक्टेंट है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। और एसिडिक मीडियम में तो यहाँ पर क्या रहेगा, एसिडिक मीडियम में H+ रहेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर देने के लिए और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है लेने के लिए। तो यहाँ पर ये लोन पेयर से इस हाइड्रोजन पे क्या करता है, अटैक करता है। जब ये ऐसा करेगा इसके साथ रिएक्ट, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इस पे चार्ज आएगा प्लस, और ये हो जाएगा CH3। एक लोन पेयर इसके ऊपर एज इट इज़ अभी भी है। ठीक है, एक जो इसका लोन पेयर था वो इसके साथ क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो वो लोन पेयर था वो दोनों इसके बीच में शिफ्ट हुआ, तो ये बॉन्ड बन गया उस पर, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो क्योंकि मैंने बताया प्लस माइनस कैसे चार्ज आता है कि खुद के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5। अब ये किसके पास चला गया, इसके पास, तो वो चार्ज आ गया प्लस। अब इसके बाद ये कंपाउंड बनाने के बाद ये क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, रेजोनेंस शो करता है मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा एक। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको देखना मैं जो 5th टाइप, ठीक है, रेजोनेंस हमने जब पढ़ा था तो उसमें जो 5th टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो मैं बना रहा हूँ। C डबल बॉन्ड OH CH3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसके पास वापस आ गए अपने कितने, 2 लोन पेयर। हुआ क्या, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो गया है इस तरीके से। अब इसमें क्या हुआ, इसको देखें ध्यान से। यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा रेजोनेंस है, लेकिन इधर से देखना, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, और प्लस का मतलब क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो 1 2 3 इस सेंटर वाले कार्बन के पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है और एक प्लस मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। तो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, 5th टाइप जो रेजोनेंस का 5th टाइप है वो वाला हो गया। तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये फॉर्म बन जाएगा और इस पे प्लस चढ़ जाएगा। तो मैंने बोला था यहाँ से ये भी जा सकता है, यहाँ से ये फॉर्म भी जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसका उल्टा कर दिया, क्योंकि इसको कैसे देखें हम, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। यहाँ पर क्या है,
कार्बन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस आरएस, इस आरएस के रेस्पेक्ट में ये वाला आरएस ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होता है, मतलब स्टेप 1 में क्या हुआ, सिंपली क्या हुआ, H+ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन था उस पर ऑक्सीजन ने अटैक करा और एक प्रोडक्ट बनाया और उसमें RS में कन्वर्ट हो गया जो स्टेबल थी। अब सेकेंड स्टेप में जो स्टेप 2 है, जो स्टेप 2 है, उस स्टेप 2 में क्या है, वो जो उसका रेजोनेटिंग फॉर्म है CH2 और H, ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने। इस CH3 को मैंने क्या करा, CH2 और ये H अलग से लिख दिया, फिर C ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या OH, और यहाँ पर CH3 एज इट इज़ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके इस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड बना सकता है, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, लेकिन अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो एक वैलेंसी इस पर क्रिएट हो जाएगी, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। वो नेगेटिव इन दोनों के बीच में शेयर होके इसका वैकेंट ऑर्बिटल और इस पर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो दोनों मिलके क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस रिएक्शन को रिवर्सिबल सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है, सब जगह, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जाती है, तो इधर भी मैं ये रिवर्सिबल सिंबल बनाया मैंने। और ये CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 प्लस H+, यहाँ से ये H+ के फॉर्म में निकल गया। ये जो बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एक इसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पाई में कन्वर्ट हो गया, और बाकी एज इट इज़ ये रिएक्शन है। तो देखना ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट इनॉल यही मिल गया हमें, और ये हमारा इनिशियल रिएक्टेंट था जो कीटो फॉर्म ये दे रखा है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है, ये जो एसिडिक मीडियम में होती है 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में H+ पे अटैक करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से, और उसका रेजोनेटिंग फॉर्म बनाता है। और सेकेंड स्टेप में रेजोनेटिंग फॉर्म जो बनाया उससे हाइड्रोजन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसमें 2-3 बातें जो तुम्हें खास ध्यान रखनी है, ठीक है। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो इसमें एक टर्म आता है, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं RDS। इसका मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, शॉर्ट में RDS बोलते, और उसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब क्या है, RDS का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, अगर जो मैं कह रहा हूँ जैसे रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, ठीक है, तो रिएक्शन हो सकती थी 1 स्टेप में भी हो, रिएक्शन 2 स्टेप में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5, कितने भी स्टेप में हो सकती है, ठीक है। अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन एलिमेंट्री कहलाती है, एक से ज़्यादा वाले स्टेप में रिएक्शन नॉन एलिमेंट्री कहलाती है। ये पूरा डिटेल में, ठीक है, ये पूरी डिटेल में हम केमिकल काइनेटिक्स जो आपका 12th का टॉपिक है फिजिकल का, ठीक है, उसमें फिर से दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंगल स्टेप, डबल स्टेप, ट्रिपल स्टेप, वो वहाँ पे हम फिजिकल के फॉर्म में बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हाँ, किसी भी रिएक्शन का पहले बता देता हूँ मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, और टाइम टू टाइम ये मैकेनिज्म क्या होते हैं, इंप्रूव होते जाते हैं। हम क्या होता है कि जो भी मैकेनिज्म का मतलब है कि कोई रिएक्शन कैसे हो सकती है, ठीक है, तो कोई रिएक्शन कैसे हो सकती है तो वो हमें थ्योरेटिकली नहीं पता होता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम, ठीक है, एक अजम्पशन या एक थ्योरी जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन शायद ऐसे ऐसे हो रही होगी। तो इसमें जो ये इंटरमीडिएट अभी क्या है, ये मेरा बना रिएक्टेंट, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट, जो ये जो पार्ट ये है ये बना और इसका रेजोनेंस में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कहलाती है। रिएक्शन स्टार्ट होने से, ठीक है, पहले बता चुका हूँ, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, सॉरी, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद और रिएक्शन खत्म होने से पहले जो भी हमारा जो भी अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा बनता है, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद ये बना,
और रिएक्शन खत्म होने से पहले वो गायब भी हो गया, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट। तो ऐसे एक इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी इंटरमीडिएट हो सकते हैं। ये भी कितने इंटरमीडिएट बनेंगे सब हम केमिकल काइनेटिक में पढ़ेंगे। अब यहाँ ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिज्म का मतलब है कि कोई रिएक्शन कैसे हो रही है हमें पहले से पता है थ्योरेटिकली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मतलब हमें पता लग गया और उसको हमने थ्योरी में कन्वर्ट करा, तो हम वो बस मैकेनिज्म कोई रिएक्शन हो कैसे रही है वो हमें दे रखी बुक्स में, तो वो ही मैं तुम्हें मैकेनिज्म बताऊंगा और उसके रीज़न होते कि ये स्टेप ऐसा क्यों हो रहा है, वो इस स्टेप में ये क्यों हो रहा है, उसको हमने आरडीएस क्यों माना। तो एक होता है कि आरडीएस हमें, ये एक स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो हमें बताना होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में आरडीएस कौन सा होगा, ठीक है। तो आरडीएस का मतलब ही तुम नाम देखोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो स्टेप जो उस रिएक्शन की रेट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, पता करता है। अब कैसे, एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आज अगर मैं क्लासरूम में, ठीक है, ऑफलाइन अगर आप मेरे सामने बैठे हो, मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हो आप, ठीक है, अब मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा या कोई भी सॉल्यूशन लिखा, अब मैं इसको रब करके और सेकंड क्वेश्चन कब लिखूंगा, जब सब लोग उस सॉल्यूशन को जो मैंने लिख रखा है उसको क्या कर ले, नोट कर ले। अब मैं कब लिखूंगा, मैं तब लिख पाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक कि सारे बच्चे उसको नोट ना कर लेनी। अगर मेरे क्लास में 50 बच्चे बैठे तो पहले बच्चे ने उसको क्या करा, 1 मिनट में नोट कर लिया, दूसरे बच्चे, ठीक है, फिर उसके बाद 20 बच्चों ने उसको 1.5 मिनट में नोट कर लिया, ठीक है, फिर 15 बच्चों ने उसको 2 मिनट में नोट कर लिया, लेकिन जो 49 बच्चों ने मान लिया 3 मिनट में नोट कर लिया, लेकिन जो आखिरी बच्चा था, 50th बच्चा था, उसने उसको नोट करने में लगाए 5 मिनट। अब जब तक वो इसको नोट नहीं करेगा पूरा जो भी मैंने सॉल्यूशन लिखा, जब तक उसको नोट नहीं करेगा मैं इसको मिटा नहीं सकता और दूसरा क्वेश्चन नहीं लिख सकता। तो मेरी लिखने की जो रेट है, ठीक है, बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखूंगा और जो मेरी लिखने की रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उस आखिरी बच्चे पे जो जिसने सबसे लास्ट में उसको नोट करा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि रेट का मतलब क्या है। मेरी रेट, मेरी लिखने की रेट किस पे डिपेंड कर रही, कि वो लास्ट बच्चा जिसने वो लास्ट में नोट करा होगा, भले ही पहले बच्चे ने 30 सेकंड में कर लिया हो या 1 मिनट में कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी स्पीड, मेरी लिखने की स्पीड या मेरी पढ़ाने की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, जिसने, जो बच्चे लास्ट, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कब लिखूंगा, जबकि मेरा काम है मेरे को पूरे 50 बच्चों को पढ़ाना है, 50 बच्चे उसको कॉपी करे, तो जब तक वो 50th बच्चा उसको कॉपी ना कर ले, ठीक है, 50 के 50 बच्चे पूरे कॉपी ना कर ले, तब तक मैं अगला क्वेश्चन या उसके रिलेटेड अगले कोई थ्योरी नहीं लिख सकता। तो मेरी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, उस लास्ट बच्चे पे। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सबसे क्लास में स्लोवेस्ट बच्चा होगा लिखने में, ठीक है, सबसे स्लोवेस्ट बच्चा होगा लिखने में, जिसने सबसे लास्ट में धीरे धीरे लिखा होगा, उस पे मेरी रेट क्या करेगी, डिपेंड करेगी। यानी पहले बच्चे ने भले 10 सेकंड में लिख लिया हो, 30 सेकंड में लिख लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे मेरी रेट डिसाइड नहीं हो रही कि मैं किस स्पीड से पढ़ाऊंगा। मेरी पढ़ाने की स्पीड या मेरी, ठीक है, आगे बोर्ड पे लिखने की स्पीड डिपेंड करेगी उस लास्ट बच्चे से जिसने सबसे धीरे लिखा, स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट जिसके लिखने की क्या होती है, स्पीड होती है। तो यहाँ पे भी आरडीएस 1 2 3 4 कितने भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है, वो स्टेप आरडीएस कहलाता है, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। आ रही की बात समझ में। इसी तरह के क्वेश्चन हम क्या फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में करते, तो वहां पे, क्योंकि हमें वहां पे मतलब नहीं होता है कि फास्ट कौन हुआ, स्लो हुआ, तो वहां तो गिवन होता है कि ये स्लोवेस्ट स्टेप है, इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से इसकी रेट पता कर लीजिए, ठीक है, वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऑर्गेनिक में हमें देखना होता है, ढूंढना होता है एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली कि इसमें से आरडीएस कौन सा होगा। दोनों में फर्क है। फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में आरडीएस या स्लोवेस्ट स्टेप हमें गिवन होता है, जिसे हम सबसे स्लोवेस्ट स्टेप को ही हम आरडीएस बोलते हैं, क्योंकि वही स्टेप बताता है कि इस रिएक्शन की रेट क्या होगी। जब तक वो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं कहलाएगी, ठीक है। और वो पहला, ऐसा नहीं है कि आरडीएस पहला स्टेप भी हो सकता है, आरडीएस सेकंड स्टेप भी हो सकता है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आरडीएस पहला ही होगा या लास्ट ही होगा। इंटरमीडिएट स्टेप भी हो सकता है, कोई फर्स्ट स्टेप भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, स्पीड डिसाइड करेगी उसकी, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक में जो मैं कह रहा हूं, हमें पता करना है कि इसमें से आरडीएस कौन सा है। अब देखिए, दोनों रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मतलब 2 रिएक्शन है तो एग्जैक्ट दोनों स्टेप की रिएक्शन की रेट या दोनों स्टेप की रिएक्शन की रेट सेम एग्जैक्टली नहीं हो सकती। कोई ना कोई थोड़ा तेज होगा, तो कोई ना कोई थोड़ा धीरे होगा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अब देखना मैं इसमें कैसे पता कर रहा हूं। देखो यहां पर क्या हुआ, लोन पेयर का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है, और इसमें देखना 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से थे, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड पहले से था। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। एक्स्ट्रा बॉन्ड कैसे बना, देखना, ये OH बॉन्ड एक्स्ट्रा बना, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा बना। जब भी कोई बॉन्ड बनता है
जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस स्टेप में सिर्फ यही तो काम हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा बना है और बॉन्ड बना है तो इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। पहला स्टेप कैसा, एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब भी कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है तो हम जीओसी पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्योंकि कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी हमेशा क्या चाहता है, कम करना चाहता है। तो ये डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। इससे भी ये ज्यादा क्यों होगा स्टेबल, क्योंकि मैंने बता दिया अभी रीजन, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में कन्वर्ट, ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल क्यों रहना चाहेगा, इस फॉर्म में क्यों रहना चाहेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, जबकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस फॉर्म में ये रहना चाहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ये स्टेप मैं बोलूंगा इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इस स्टेप की, सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या एक सिग्मा बॉन्ड है। यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बन क्या रहा है, यहां पे एक पाई बॉन्ड बना है। एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक पाई बॉन्ड बना है। अब मुझे बताइए, आप सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी क्या होगी, हमें गिवन देनी पड़ेगी। पाई बॉन्ड बनने पे, मतलब कोई भी बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देने पड़ेगी, और कोई बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो पाई बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और सिग्मा बॉन्ड टूटा होगा तो एनर्जी देने पड़ रही होगी। तो यहां तो हमें एनर्जी गिवन, मतलब एनर्जी को देने पड़ रही है, और यहां एनर्जी निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो क्या आप बता सकते हो कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? बिल्कुल सही सोच रहे बहुत सारे लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पाई बॉन्ड है। हमें पता है सिग्मा और पाई में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा। तो अगर मेरे को सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी देने पड़ेगी, और पाई बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। तो ओवरऑल इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, मतलब यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है और पाई बॉन्ड क्या बन रहा है, तो एनर्जी ज्यादा देने पड़ रही है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है। आ रही मेरी बात समझ में, यहाँ एनर्जी ज्यादा देने पड़ रही है। तो मान लो यहाँ पे 50 किलो जूल लग रही है तो यहाँ 30 किलो जूल ही निकल रही, 20 किलो जूल उल्टा एनर्जी मेरे को देने पड़ रही है, ठीक है। तो ये स्टेप फॉरवर्ड जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ रही है। सिस्टम क्या चाहता है, अपनी एनर्जी कम करना, लेकिन यहाँ एनर्जी मुझे ज्यादा देने पड़ रही है इसमें, ठीक है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड इजिली नहीं जाना चाहिए। तो इसमें जो टाइम लगेगा रिएक्शन को होने में कौन डिसाइड करेगा, ये वाला स्टेप, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देने पड़ेगी। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना जा रहा, क्योंकि एनर्जी कम रिलीज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि, और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बन जा रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें ये जो स्टेप होगा, इसको मैं बोलूंगा ये होगा फर्स्ट वाला फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप क्यों होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही। जबकि ये वाला जो स्टेप होगा, ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें एनर्जी देने पड़ रही है, इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो यही स्टेप जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब पूरी रिएक्शन की जो रेट है, जो पूरी रिएक्शन की रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, सेकंड स्टेप पे करेगी। जितना ज्यादा सेकंड स्टेप, ठीक है, जितना ज्यादा सेकंड स्टेप में हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, मतलब फॉरवर्ड क्यों जाएगी। अब जैसे ये तो एक पर्टिकुलर मैंने रिएक्टेंट लिया, अब रिएक्टेंट अलग अलग बदल सकता हूं मैं, ठीक है, इस टाइप की। तो जितना प्रोडक्ट मेरा स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगी, ठीक है। तो ये स्टेप मुझे डिसाइड करेगा कि इस रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड से रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से हम, ठीक है, ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में हम जहाँ पे भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम आरडीएस की बात करेंगे, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, आरडीएस कोई रूल नहीं होता कि फर्स्ट स्टेप ही होगा या लास्ट होगा या बीच में कोई होगा। आरडीएस कोई सा भी स्टेप हो सकता है, डिपेंड करेगा उस रिएक्शन पे। और किस तरीके से देखा जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार सिग्मा पाई बॉन्ड देखा जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से देखने का तरीका है। तो ये मैंने एक जैसे इस रिएक्शन में एग्जाम्पल से तुम्हें समझाया, पहली बात, ठीक है। तो दोनों स्टेप क्लियर हो गए। ये पहला स्टेप फास्ट होता है इसमें, दूसरा स्टेप स्लो होता है, और जो स्लो स्टेप होता है उसे ही हमेशा हम क्या बोलते हैं, आरडीएस, ठीक है। अगर मान लो 3 रिएक्शन होती तो एक फास्ट एक स्लो है, तो दूसरे को क्या बोलूंगा, आ रही मेरी बात समझ। तो कई बार स्लोएस्ट लिखा होता है, कई फास्टेस्ट लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है। लेकिन जहां स्लो लिखा है, स्लोएस्ट लिखा है, तो स्लो से कम और क्या हो जाएगा, स्लोएस्ट, तो वो उसको क्या मान लूंगा, आरडीएस। फिजिकल केमिस्ट्री में या केमिकल काइनेटिक्स में जनरली इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। अब आ जाते हैं बात हमारे प्रोडक्ट की। ये मेरा बना प्रोडक्ट इनॉल फॉर्म। अब
क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, अगर एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में मेरे पास एक रिएक्टेंट है और उससे मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं एक रिएक्टेंट से टॉटोमरेज में। तो उसके अंदर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने करे थे। तो वही चीज़ इसमें। अब देखना, इसमें हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी स्टेबिलिटी भी डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी बनेगा, कितना ज़्यादा बनेगा। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड C, मतलब क्या, एल्कीन बन रहा है यहाँ पे, एल्कीन भी है और एल्कोहल भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को क्या, स्टेबिलिटी एल्कीन से ज़्यादा इजीली नजर आएगी। तो ये जो एल्कीन है, इसकी जो स्टेबिलिटी वही डिसाइड करेगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट, अगर इसमें तो दोनों साइड से, जैसे 1 2 3 तो भी सेम प्रोडक्ट बनना है, और 1 2 3 तो भी बनना है सेम प्रोडक्ट। इधर CH3 की जगह कुछ और होता, C2H5 होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, H होता, या और कुछ मैं लगा देता इसमें, ठीक है, रिंग लगा देता दूसरी। तो उसमें डिपेंड करता है कि दोनों साइड से अगर मेरे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे देखना, क्योंकि एल्कीन है तो एसिडिक मीडियम में, ठीक है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्कीन, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी। और एल्कीन की स्टेबिलिटी हम ऑलरेडी GOC में पढ़ चुके हैं कि एल्कीन की स्टेबिलिटी में हम देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके अंदर ज्यादा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इसकी बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और उससे जो कनेक्टेड होते हैं उन हाइड्रोजन को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन 2 है ये दोनों, इससे अटैच कार्बन कौन सा है, ये, तो ये अल्फा कार्बन, और इसके साथ क्या, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कोई कार्बन अटैच नहीं है तो इधर कोई अल्फा नहीं, तो टोटल इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि एक अल्फा कार्बन है तो उससे कनेक्टेड 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और ऐसे कोई प्रोडक्ट मिलता, ठीक है, जिसमें 2 आता, 1 आता, तो मैं जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें बोलूँगा ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, और ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी तो वो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। तो मैंने समझा, बहुत सारी चीज़ें दी एक साथ, ठीक है। तो एक बार पहले इसको कॉपी कर ले, और वही सब चीज़ें, ठीक है, पॉइंट्स में मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको फर्दर जब फ्यूचर में पढ़ो तो वो याद रहे, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बताए थे, ठीक है, तो ये याद रखने पॉइंट्स, ठीक है, मैंने समझा दिए थे, बस उन्हीं को मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, स्टेप 1 is fast because one extra bond is formed between oxygen and hydrogen which results energy is released, ठीक है। तो ओवरऑल उस रिएक्शन की क्या एनर्जी कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी तो वो इजीली हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा है, स्टेप 2 इज स्लो बिकॉज सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड which results overall energy absorbed in the step, hence it is RDS, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है और पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, बन रहा है। तो सिग्मा और पाई में से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सिग्मा। तो ये ब्रेक हो रहा है तो इसमें तोड़ने की एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, और पाई जब ब्रेक हो रहा होगा, सॉरी बन रहा होगा, तो रिलीज हो रही होगी एनर्जी। तो रिलीज और एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब वाली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी हमें देने पड़ रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात वो क्या करेगा, सिस्टम को अनस्टेबल करेगा, ठीक है। इस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजिली होना नहीं चाहिए। कंपेयर कर रहा हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को, ठीक है। तो स्टेप 2 इसलिए क्या होगी, फॉरवर्ड नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगी, स्लो होगी, और स्लो होगी इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, RDS। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट को, फॉर्मेशन ऑफ इनॉल परसेंटेज। इनॉल मतलब जो हमारा प्रोडक्ट कीटो से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनॉल के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इनॉल परसेंटेज डिपेंड अपॉन इट्स स्टेबिलिटी। इट्स स्टेबिलिटी मतलब जो इनॉल हमें बना है, इनॉल फॉर्म बना है, उसकी स्टेबिलिटी भी डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ एल्कीन whose stability depend upon number of alpha hydrogen। क्योंकि इनॉल की परसेंट, इनॉल फॉर्म कितना बनेगा, वो इनॉल फॉर्म कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा कि उस इनॉल फॉर्म के अंदर उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। और स्टेबिलिटी कैसे पता लगेगा, क्योंकि इनॉल के अंदर क्या एल्कीन है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे पता लगाते हैं हम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो कंक्लूजन जो है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। कंक्लूजन ये है कि स्टेबिलिटी, सॉरी इसको ऐसे लिख लेना, अगर मैं बात करूं
परसेंटेज ऑफ इनॉल इज प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कि कितना इनॉल कंटेंट बनेगा, कितना इनॉल कंटेंट बनेगा, कितना परसेंटेज होगा, किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। और एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए, ये किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्टीमेटली मुझे देखना क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मुझे देखना है। तो इसको, ठीक है, इस पॉइंट को एज ए कंक्लूजन ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा यानी, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले और फिर इस पे कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इससे रिलेटेड। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन बोल लिखा है हुआ कि एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में जो इसके टॉटोमर्स बनेंगे उसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो वही मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ इस टाइप के। तो एसिडिक मीडियम होगा, तो क्वेश्चन लिख ले इसमें, डिटरमाइन विच इनॉल फॉर्म इज मेजर प्रोडक्ट, डिटरमाइन विच इनॉल फॉर्म इज मेजर product in acidic medium, ठीक है। फर्स्ट ले रहा हूँ इसमें मैं, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें, ठीक है। ये हमें रिएक्टेंट दे रखा है। तो वीडियो को पॉज करें और इसके टॉटोमर्स बनाएं, एक बनेंगे, एक से ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने क्वेश्चन ये से लिख दिया कि उसमें एक से ज़्यादा टॉटोमर बन होंगे। तो आप, ठीक है, जितने भी टॉटोमर इसके बन रहे, ठीक है, उसको बनाएं वीडियो पॉज करके। तो इसमें देखिए कैसे बताया मैंने, 1 2 3 ऑड नंबर का sp3 कार्बन होना चाहिए और उस पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, ठीक है। तो 1 2 3। तो अगर मैं इसकी बात करूं और एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे H+ लिख दिया, ठीक है। अब मैकेनिज्म से नहीं बना रहा मैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हो मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसलिए बताया था बस कि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिपेंड किस पे करता है, तो वही मैंने बस समझाया। तो 1 2 3 तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव इधर होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस, और वो हाइड्रोजन आके इस पे लग जाएगा, ठीक। तो इसका जो एक प्रोडक्ट बनेगा OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, 1 2 और 3 राइट साइड में, ये भी बन सकता है। देखना थर्ड पे कार्बन है, sp3 है और इस पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। कम से कम मुझे तो एक हाइड्रोजन थी तो हो जाएगा। तो वापस जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, प्लस दूसरा प्रोडक्ट जो इसका बनेगा OH और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इधर जो नेगेटिव आएगा वो इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर चलाएगा नेगेटिव और यहाँ के H+ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों में से बताना है कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही इसने पूछा है कि विच, ये भी इनॉल फॉर्म है, एल्किन प्लस एल्कोहल वो भी इनॉल फॉर्म है, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करें, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इनॉल की परसेंटेज, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, एल्कीन की स्टेबिलिटी, और एल्कीन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखें इस कार्बन पे तो है ही नहीं, इस कार्बन से ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन और इस पे 2 हाइड्रोजन, तो इस पे क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। यहाँ देखें
ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन और इससे ये वाला अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इस पे 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन इस पे, टोटल कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही स्टेबल एल्कीन और उतना ये क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट मेरा क्या होगा मेजर होगा और ये क्या होगा मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो इसको कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसमें, उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, पहले ये वाला ले लेते हैं। तो इसमें बताए कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें से मेजर कौन सा होगा माइनर कौन सा होगा। वापस मीडियम कौन सा एसिडिक ही दे रखा है, ठीक है। अभी हम एसिडिक पे कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो वापस से देखिए इसमें 1 2 इधर आ रहा हूँ पहले मैं 3 sp3 कार्बन है, ठीक है, sp3 कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड और यहाँ पर ये OH, ठीक है। यहाँ से H हटेगा तो इधर नेगेटिव होगा, नेगेटिव इधर जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, उस नेगेटिव H आ जाएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस भी करवाई थी किस तरीके से देखा जाता है। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देखें 1 2 3 इस साइड से बना सकता हूँ। और यहाँ देखना sp3 कार्बन है ये और हाइड्रोजन है क्या इस पर, बिल्कुल हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं प्लस OH और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों में से बताएं, इसके लिए ये अल्फा कार्बन होगा और ये अल्फा कार्बन होगा। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल इस पे हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बात करें तो ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन, सही है। तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 है और वहाँ पे 7 है, तो 7 वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसको क्या लिखूँगा मैं, ये तो होगा मेरा माइनर प्रोडक्ट और ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा बस मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए इसमें मैंने एक चेंज करा, ठीक है। इसमें बताए कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। वापस इसमें देखें 1 2 3, ठीक है। sp3 कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, सॉरी sp3 कार्बन और हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ से टॉटोमर बना लेगा एक, तो ये एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये तो हो जाएगा OH और पाई बॉन्ड का जाएगा, यह आ जाएगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड इधर और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, अब सबने बना लिया होगा। तो इसमें देखें 1 2 3, ठीक है, ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन ये sp2 है तो पॉसिबल नहीं है। 4 इवन नंबर पे पॉसिबल ही नहीं है, और 5 फिफ्थ वाला क्या है sp3 है।
तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 क्यों नहीं आया इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे कोई जब हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, इस तरीके से कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, ठीक है। उसमें स्पेस टॉटोमर्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायड बन रहा है और यहाँ पे स्पेस बन रहा है इस साइड में। तो इसमें देखना यहाँ जो नेगेटिव है वो कहाँ, यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो देखना, तो ये तो हो जाएगा OH, यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, सही है। इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर पहले नेगेटिव आएगा, फिर ये इधर जाके ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो 2 स्टेप वाला मैंने 1 स्टेप में लिख दिया। अब इसमें देखिए, अब इसमें कैसे देखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। पहले जरूरत नहीं थी तो मैंने बताया भी नहीं, लेकिन अब देखना इसमें डबल सिंगल लोन पेयर, सही है। इसका इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस है, डबल सिंगल लोन पेयर और डबल सिंगल डबल, मतलब इधर भी इसके साथ रेजोनेंस है और इधर भी रेजोनेंस है। यहाँ देखोगे तो लोन पेयर सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, या डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल लोन पेयर। ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और यहाँ पर एक बार इधर जा रहा है और एक बार इधर जा रहा है, तो ये क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। आ रही बात समझ में। तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास क्या है, इसमें तो आ रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन, और ये क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो एक्सटेंडेड वाला क्या होता है, हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा, और ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड है और इसमें क्रॉस है। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि GOC की एप्लीकेशन थ्रू आउट जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी वहाँ पर आएगी, ठीक है। तो GOC को रिवाइज करते रहना, जहाँ भी डाउट हो नोट्स को देखें पुराने और क्लियर करते चले, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमरिज्म इन बेसिक मीडियम, ठीक है।